सुप्रभात दोस्तों। हिंदी दिवस की इस प्रातःकालीन बेला में आपका बहुत स्वागत है। लोक से विश्व तक हिंदी की अनवरत यात्रा में पिछले एक सप्ताह से हम रेडियो श्रृंखला के माध्यम से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के माध्यम से जुड़े हैं और लगातार एक ऐसे माहौल में हम हिंदीमय माहौल में रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीखी हैं। और विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जी का सहयोग हमें मिला है और आज हम उनके साथ हिंदी दिवस पर वो आप मौजूद यहाँ पर नहीं थे, हमें लगा कि क्यों ना हम लोग इस माध्यम से जुड़ें और इस दिवस को उनके उपस्थिति में उनके एहसासों के साथ हम सेलिब्रेट करें, मनाएं। आज हमारे हिमालय के कवि चंद्र कुमार बरतवाल का पुण्यतिथि भी है, जिनकी कविता की पगडंडी हमें लोक से लोक मानव की तरफ ले जाती है। चट्टानों के बीच गूंजा था तुम्हारा स्वर गिरी गायन बनकर, तुम्हारे शब्दों ने नदी को दिया था संगीत, धरती को दिया गीत, आज की हिंदी की धड़कनों में तुम्हारी धुन समाई है। तो इस लोक कवि को याद करते हुए हम आज की इस हिंदी दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मैं हमारे प्रोफेसर लोहनी सर की एक कविता से शुरुआत करना चाहूंगी। वो कविता मुझे बहुत मौजू लगी हिंदी दिवस के मौके पर। कविता का शीर्षक है घास। बहुत कठिन हो गया है मिट्टी पानी हवा का ठीक रहना, बहुत कठिन होता जा रहा है सही बीज और मौसम का तापमान, कठिन है मिल सके मौसम के अनुसार सब सही सही, हमारे चारों तरफ घिर गई है घटाघोप धुंध बेतरतीब, मिट्टी को बीज बीज को पानी पानी मिट्टी को सही तापमान, कैसे मिले इस बेमौसम में कहाँ उगा सकेंगे हम घास के मैदान। जिस तरह से मिट्टी पानी हवा और तापमान का संतुलन अगर बिगड़ जाए तो हमारी फसलें उगाना कठिन हो जाता है, उसी तरह से अगर हम अपनी भाषा का संतुलन बिगाड़ते हैं, अपनी मातृभाषा को नहीं बोलते हैं, उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमारी भाषाई संतुलन भी बिगड़ता है। और ऐसे हम साहित्य की इस हरी भूमि को उपजाऊ करें, इस कविता के माध्यम से ये संदेश हम देते हैं। तो हिंदी दिवस के मौके पर हम शुरुआत करते हैं। एक ऐसे प्रोफेसर हमारे साथ जुड़े हैं, एक हिंदी के वैश्विक पैरोकार, एक सिपह सालार, एक हिंदी के अनवरत सिपाही हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने हिंदी को लेकर बहुत काम किया है। बहुत बृहद नजरिए से वो हिंदी को देखते हैं, कैसे विश्व मंचों पर हिंदी की उपस्थिति होगी, कैसे शिक्षण के माध्यमों में हिंदी को लाया जाए, और कैसे मीडिया के आने के बाद, सोशल मीडिया के आने के बाद जो एक नई हिंदी आई है, जो एक उपभोगकर्ता की जो हिंदी है, उसने हिंदी को किस मुकाम तक पहुंचाया है। लगातार एक स्यापा होते ही रहता है कि हिंदी मर रही है, लेकिन हिंदी बहुत जीवित हो रही है, पुनर्जीवित हो रही है। बहुत नए आयामों में, नए नए प्लेटफॉर्म में हिंदी का एक तरह से स्वर्णकाल हम कह सकते हैं कि चल रहा है। अगर नहीं है तो हमें उस ओर बढ़ना होगा, अपने खुले दिल से स्वीकार कर सारी भाषाओं को। तो लोहनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी। सर, कहाँ से शुरुआत करें? क्या राजभाषा से करें, क्योंकि 76 साल हो गए हैं हिंदी को नहीं, मंच आधिकारिक भाषा मंच आप बनाए लोगों हुए। का मंच आप लोगों का है, जहां से भी शुरू करें। जी। तो सर, क्रियान्वयन में कहाँ गड़बड़ियां आपको लगती हैं? आपने एक व्यवहारिक कदम उठाया है हिंदी दिवस के मौके पर, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट को हिंदी में लॉन्च करके, उसका हिंदी संस्करण जारी करके। तो इस तरह के व्यवहारिक कदम क्या पिछले इन 76 सालों में नहीं उठाए गए? अगर उठाए गए हैं तो क्यों हमें अपने न्यायालयों की भाषा में, अपने दफ्तरों की, मंत्रिमंडलों की भाषाओं में हर जगह अंग्रेजी दिखाई देती है? नमस्कार आप सबको। पहले तो मैं हिंदी दिवस की आपको बधाई देता हूं। मुझे पता है ये हिंदी दिवस राजभाषा दिवस है, इसलिए मुख्य तौर पर हम लोग राजभाषा दिवस और राजभाषा परिप्रेक्ष्य में अपनी बातें शुरू कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी शुरुआत है प्रश्न के लिहाज से, क्योंकि जब हिंदी दिवस की परिकल्पना 14 सितंबर के साथ जुड़ी तो उसका तात्पर्य यही था कि राजकाज की भाषा के तौर पर हिंदी को हम स्थापित कर पाएं। और जो हिंदी की एक वैश्विक पृष्ठभूमि है आज के दिन, मुझे सौभाग्य से वैश्विक स्तर पर भी जिन कार्यालयों में हिंदी को होना चाहिए था, या राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, और हमारे निजी जीवन में, हमारे अपने पत्र व्यवहार में, उसमें हिंदी की कमी हमें दिखाई देती है। इसलिए ये बार बार सवाल आता है हिंदी का क्या होगा, या हिंदी किस रूप में पिछड़े आगे बढ़ रही है। बीच के दौर में जब हिंदी को लेकर हमारे राजभाषा विभागों से भी जो पत्र आते थे, आते हैं, उनमें भी इस बात पर चर्चा होती है कि कैसे हम राजभाषा के सवाल को हल कर पाएं। तो आप सब ने ये विचार किया कि हम इस पर विचार करें। आप सब जो इसमें जुड़े हैं, मैं पुनः स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरे लिए ये 14 सितंबर का हिंदी दिवस कभी छुट्टी का दिन नहीं रहा।
अगर वो रविवार था या मैं किसी भी जगह पर यात्रा में भी था, तो हम लोग कोई ना कोई कार्यक्रम करते थे। और लगभग लगभग मेरठ यूनिवर्सिटी में रहते हुए हमने कभी कोई रविवार का अवकाश या कोई भी अवकाश हिंदी दिवस पर आने नहीं दिया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि ये कोई औपचारिकता के लिए नहीं है। जैसे 15 अगस्त औपचारिकता के लिए नहीं है, जैसे 26 जनवरी औपचारिकता के लिए नहीं है, ऐसे हिंदी दिवस या ऐसे अवसर भी हमारे लिए औपचारिकता के नहीं है कि अगर छुट्टी हो जाए तो हम कह दें छुट्टी है इसलिए हम लोग इससे फ्री हो गए, या ये चीज आज की जरूरत नहीं रही। क्योंकि भाषा एक सांस का सवाल है एक तरह से। अगर आप जीते हैं तो वो जीवन कहाँ से मिलेगा जहां से आप बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, दूसरे की सुनेंगे। जब तक बात व्यवहार में हम इतने तरह से नहीं रख पाएंगे अपने आप को, तो भाषा का सवाल तो केवल केवल किताबों में और चर्चाओं में रह जाएगा। इसलिए सरकारों ने जो हमारा अनुच्छेद 343 है उसके अनुरूप राजभाषा के जो व्यवहारिक प्रयोग हैं उसमें प्रयास किए। मुझे ध्यान है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, राजभाषा के जो अनुवाद के प्रकोष्ठ हैं, जो केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान है, जो मैसूर में हमारा एक बड़ा संस्थान है जो भाषाओं को लेकर है, या बीच में सरकारों ने जो एआई तो अब आया, लेकिन जितने भी हमारे कंप्यूटर संबंधी प्रयोग हैं या इंटरनेट संबंधी प्रयोग हैं हिंदी या भाषाओं के, उसको लेकर काफी काम किया है। ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं हुए। ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग उसको इस रूप में चाहते थे कि अभी लागू हो जाए। हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि चीजें हो जाएंगी, जब हो जाएंगी हम भी शामिल हो जाएंगे, या कोई कर लेगा तो मैं भी शामिल हो जाऊंगा। तो वो प्रवृत्ति की वजह से मेरे ख्याल से बहुत जगह चीजें टलती रही। मैं आप लोगों से चूंकि जब से जुड़ा हूं, लगभग 1.5 महीने से अधिक का समय अब हो गया है, इस दौर में मैंने देखा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में राजभाषा के बहुत सारे काम हिंदी में हो रहे हैं। तमाम जो शासकीय पत्र व्यवहार है उसमें हिंदी का प्रयोग हो रहा है। या जैसे मैं मेरठ यूनिवर्सिटी में था तो यहाँ भी एक अच्छा खासा प्रतिशत, मेरे ख्याल से 70, 80, 90% तक पत्र व्यवहार हिंदी माध्यम में होता था जहाँ जरूरत थी। लेकिन चूंकि सभी कार्यालयों में राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर हिंदी को जिस रूप में आना चाहिए था वो नहीं आई है, और उसकी अनुपस्थिति के या उसकी कमी के कारण हम सब कुछ जानते हैं। कुछ स्थिति ऐसी भी है कि जो लोग इस क्षेत्र में काम करने के लिए तय किए गए उन्होंने उतनी रुचि नहीं ली, या सरकारों को भी हम लोग चूंकि सरकारी माध्यम में हैं, इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारों को भी या सरकारी माध्यमों में हम सब लोग जो जिस जिम्मेदारी में हैं, हम सब ने उस तरह से उसका काम को नहीं किया। इसलिए भी राजभाषा का सवाल पिछड़ गया। और आज के दिन अगर हम भारत में और दुनिया में हिंदी के स्वरूप को देखते हैं, तो ये उन लोगों की बदौलत है जिन्होंने अपनी कुर्सियों पर रहते हुए उसको जिया। जैसे मैं एक उदाहरण सुषमा स्वराज जी का देना चाहता हूँ। वो जब विदेश मंत्री थी तो जहां जहां वो गई, तमाम हिंदी के अध्यापकों, शिक्षकों, वहाँ के उन देशों में हिंदी में जो काम कर रहे हैं उन लोगों से मिलती थी, और ये जानना चाहती थी कि कैसे वैश्विक स्तर पर हिंदी का प्रसार बढ़ रहा है। और हम लोग जब चीन में थे और वो तब विदेश मंत्री के तौर पर आई, तो उन्होंने एक प्रयास किया है कि चीन के शिक्षण माध्यम में ही हिंदी ना आए, बल्कि चीन के लोग जो हिंदी सीखते हैं वो हमारे एक तरह से हमारे एम्बेसडर बने, हमारी बातों को रखें लोगों के पास। और उसका लाभ हुआ। उन्होंने एक बड़ा समूह विद्यार्थियों का शिक्षकों के साथ भारत भेजा, उनको जगह जगह घुमाया। और जब वो वापस लौटे हिंदी के विद्यार्थी, तो उन्होंने जो भारत में देखा उस पर बहुत सारे आलेख लिखे चीन में, चीनी मीडिया में एक तरह से भारत को लेकर बहुत पॉजिटिव बातचीत होने लगी। क्योंकि वो विजन का सवाल है कि आप एक स्वरूप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो राजभाषा के ये जो विविध स्वरूप हैं, जो प्रयोग हैं, उन सब में हम लोग ये चाहते हैं, मतलब मैं तो निजी तौर पर ये चाहता हूँ कि कोई दिखावट ना हो। जितना काम है वो जितना हो सकता है वो किया जाए। और अगर अपनी अपनी भूमिका में हम सब लोग करेंगे तो हमारे लिए ये होगा कि जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको हम परस्यू करें, उनके साथ हम जुड़ें, जो कर सकते हैं उनको जोड़ें अपने साथ। और जहां से शिकायतें हैं या जहां से किसी तरह की आपत्तियां हैं उनसे भी बातचीत करते रहें, ताकि वो प्रश्न जो उनके हैं वो सुने जाएं, उनको भी संबोधित किया जाए और उनका भी हल निकले। तो देर जी सवेर ऐसा जी होगा, मुझे मुझे ऐसा लगता है देर सवेर ऐसा होगा। जी जी जी। सर, आपने सुषमा स्वराज जी का जिक्र किया, तो हम आगे बातचीत में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को लेकर जो वकालत उनके द्वारा की गई और अभी क्या स्थिति है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सर मैं जानना चाहती हूँ कि भाषा को जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम उसको बरतते हैं, जैसे अगर न्यायालय की भाषा बोले तो एक गरीब व्यक्ति को न्याय अगर उसकी भाषा में ही नहीं मिल रहा है
तो उसको किस तरह से हम देखें। आपने राष्ट्रमंडल खेलों में हिंदी बरतने की बात की कि होर्डिंग्स में, विज्ञापनों में, प्रचार में हिंदी की को इस्तेमाल किया जाए। तो सर, क्या असर जाता है अगर हम इन तमाम माध्यमों में हिंदी को इस्तेमाल करते, इतने 76 सालों में अगर कर रहे होते, तो आज हिंदी कहाँ होती विश्व मंच पर। आपने एक प्रश्न ये बहुत अच्छा उठाया कि जब 2010-11 में हम लोगों के पास ये प्रश्न आया 10 में कि भारत में, और वो भी एन दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं, और उसमें तमाम जो होर्डिंग्स हैं, तमाम जो वहां पर कमेंटेटर हैं, तमाम जो मीडिया माध्यमों में चीजें जा रही हैं, वो सब केवल अंग्रेजी में जा रही हैं। तो मेरठ में एक बड़ा सेमिनार, हमारा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था, और उसमें ये प्रश्न उठा, और हम लोगों के साथ के लोगों ने उस पर बातचीत की। बल्कि मैं नाम भी लेना चाहूंगा, हमारे मेरठ के सांसद थे वो, फिजिक्स के एमएससी थे, हैं। और वो उन दिनों हमारे हिंदी का जो संसदीय मंडल है, उसके प्रतिनिधि भी होते थे, तो उस नाते हमारे कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने राजेंद्र अग्रवाल जी, तो उन्होंने ये बात उठाई कि केवल बातचीत से क्या होगा, आप लोग कुछ करिए, और जब आप लोग कुछ करेंगे हम लोग साथ देंगे। और हम लोगों ने इस प्रश्न को फिर मेरठ में नहीं छोड़ा। उसके लिए हमने बाकायदा तत्कालीन कुलपति हमारे थे प्रोफेसर S K काग साहब, जो वो खुद भी विज्ञान के एक बड़े विद्यार्थी थे, वैज्ञानिक थे, और वो हमारे विश्वविद्यालय के बाद उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के भी कुलपति बने। उन्होंने इस बात को बड़े संजीदा तरीके से उठाने के लिए हम लोगों से कहा। फिर हम लोगों ने मेरठ में एक बड़ी बैठक की, और बड़ी बैठक करने के बाद उसमें स्थानीय लोगों को जोड़ा, जनप्रतिनिधियों को जोड़ा। फिर हम लोगों ने दिल्ली में एक वाणी प्रकाशन है, और एक वहां पर अन्य मंच है हिंदी संबंधी, तो उन सब के साथ जुड़ करके हम लोगों ने सांसदों के साथ एक बड़ी बैठक रखी, जिसमें उत्तराखंड के भी सांसद थे तत्कालीन उस समय। देश के बड़े प्रमुख हिंदी भाषी राज्यों से अलग अलग दलों के सांसदों को हम लोगों ने जोड़ा। उसमें ये नहीं देखा कि किसकी सरकार है, कौन सा दल काम कर रहा है, सभी राज्यों में से प्रमुख लोगों को बुलाने की कोशिश की। उनमें से कई फिर बाद में मंत्री थे, कई लोग उसके बाद राज्यपाल बने, और अपने अपनी भूमिकाओं में देश के नेतृत्व में वो मौजूद रहे। उन सब ने ये प्रश्न उठाया, और बहुत अच्छी बात क्या हुई कि एक साथ राज्यसभा और लोकसभा में ये प्रश्न उठा कि अगर राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं तो हिंदी में क्यों नहीं कमेंटेटर है, या मीडिया हिंदी में क्यों नहीं बात कर रहा है, या हमारे अनुवाद के काम हिंदी के साथ क्यों नहीं हो रहे हैं। और जब हम लोग उसके बाद प्रतिनिधिमंडल के तौर पर आयोजक मंडल से मिले, बाकी जगह गए, तो उसका लाभ ये हुआ कि सब माध्यमों में हिंदी आई। मैंने ये प्रश्न पूछा था वहां पर कि अगर बीजिंग में या पीकिंग में हिंदी मतलब आयोजन होता है तो चीनी में होता है, अगर ये टोक्यो में होता है तो जापानी में होता है, तो यहाँ हिंदी में क्यों नहीं हो सकता। तब वहाँ एक आयोजक मंडल के वरिष्ठ सदस्य ने कहा, चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन वो सबके लिए है, वो चीन के लिए भी है, जापान के लिए भी है, वो अमेरिका के लिए भी, हम सबके लिए है, मतलब कोई भी बड़ा आयोजन जो राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े हुए लोग हैं। खैर, परिणामतः ये हुआ कि सब जगह हिंदी का प्रयोग हुआ, और होर्डिंग्स दोबारा बने, मीडिया संस्थान दोबारा से जोड़े गए, कमेंटेटर हिंदी के जोड़े गए, सारा सारा द्विभाषी हो गया कार्यक्रम अचानक। तो एक छोटा सा अच्छा। सवाल था ये, लेकिन आपने अच्छी बात की। मेरा जी मानना जी। यह है कि हम सब लोग जब भी कभी ऐसा सोचें, देखें अपने आसपास, और ये देखें कि ये चीज कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो उसमें केवल बातचीत करके खत्म न कर दे उसको, हम उस स्तर पर भी लाएं कि उस बातचीत का असर हमारा दिखाई दे, और जहां पर हमें पहुंचाना है उस बात को जरूर पहुंचाना चाहिए। कम से कम जो भी उसके निर्णय करने वाले लोग हैं, उनको जरूर सूचना जानी चाहिए कि ये कमी है, ये ठीक हो जाना चाहिए, हो जाए तो क्या उसका उपयोग होगा, और क्यों उपयोग में देरी हुई, इस पर भी चर्चा होती रहनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि नीति खाली बातचीत का हिस्से में रहकर खत्म नहीं हो जाएगी, वो लागू होगी। तो ये मेरा अनुभव है। और बाकी जो आपने सवाल कहे इसी तरह के, मेरा मानना केवल ये है कि हमारी हिंदी या भारतीय भाषाओं की नीतियां, या राजभाषा की नीतियां जो लागू नहीं हुई, उसका कारण भी ये हुआ कि किसी हिस्से में हम लोग अपनी बात वहीं समाप्त कर देते हैं जहां पर सोचते हैं, और फिर अपनी भूमिका समाप्त समझ लेते हैं। तो मेरा मानना यह है कि उसमें भूमिका समाप्त नहीं समझना चाहिए। जी जी। सर, इस पे तो काफी बातें हो सकती हैं कि कहाँ कहाँ हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन आपने एक पहलकदमी की है, एक व्यवहारिक कदम आपने उठाया है, हिंदी वेबसाइट को आपने हिंदी संस्करण करके विश्वविद्यालय की। तो ऐसी कोशिशें विश्वविद्यालय की, हमारे राज्य के और कुलपतियों को भी या और संस्थानों को भी करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है सर कि ये पहल देखिए, मैंने कहा कि सब लोग मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, सब लोगों की जानकारियां मुझसे ज्यादा है। मैं तो विश्वविद्यालय में अभी अभी इस कार्य में आया हूं, लेकिन मेरा मानना है
चूंकि राज्य स्तरीय भाषाओं में या उत्तराखंड की भाषाओं में हिंदी हमारी पहली भाषा है, तो इसका मतलब यह है कि उसका सम्मान इस रूप में भी हो और इस रूप में भी हो कि राज्य भाषा के माध्यम के तौर पर हम हिंदी को जहां जहां जोड़ सकते हैं जरूर जोड़ना चाहिए। और हमारे, मैं समझता हूँ, अनेक जो प्रशासक हैं, चाहे वो कुलपति हों या चाहे वो किसी राज्य में किसी भी तरह के अधिकारी हों, या हमारे चाहे सरकार के हमारे सांसद विधायक हों, या चाहे हमारे मंत्रीगण हों, सभी को ये पता है कि राज्य भाषा के तौर पर हिंदी हमारी प्रथम राजभाषा है। तो उसके क्या क्या प्रयोग होने चाहिए, तो उसमें मुझे या किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और मैं समझता हूँ जी सब लोग इस बात को लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं। उत्तराखंड में कम से कम इस बात पर गंभीरता से काम हो रहा होगा। मैं जैसे जैसे इस बात में आगे बढ़ूंगा और समझूंगा, तो मैं अपनी बात जरूर रखूंगा कि कहाँ हमारी और क्या जरूरत है। और उन संस्थाओं से भी जरूर बातचीत करूंगा कि अगर हम अपने लोगों की बातचीत अपनी भाषा में कर पाएंगे, तो राज्य को ज्यादा लाभ होगा। जी। सर, अब हम पठन पाठन की शिक्षण भाषा में आते हैं। अगला हमारा जो विषय है, एनईपी 2020 भी कह रहा है कि मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। और सर, अगर हम 2 दिन पहले की घटना की बात करें तो पंतनगर विश्वविद्यालय में एक बच्चे ने आत्महत्या की है, क्योंकि वो असमर्थ था अंग्रेजी पढ़ने में। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हम साल भर सुनते रहे हैं कईयों सालों से। और इसकी परिणति ही है कि मध्य प्रदेश सरकार में वहां पर हिंदी माध्यम में नीट और मेडिकल की पढ़ाई शुरू की गई है। सर, इस पूरे सिनारियो को, इस परिदृश्य को आप किस तरह से देखते हैं कि हमारी पढ़ाई की भाषा हिंदी और मातृभाषाएं कब होंगी? जो आपने पंतनगर की दुर्घटना बताई, ये बहुत ही दुखद है। और इस तरह की दुर्घटनाएं हमारे देश में या किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए कि बच्चे के लिए या हमारे जीवन जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें ऐसी स्थिति आ जाए कि आदमी निराश हो जाए और जीवन ही खत्म कर ले। लेकिन मेरा दूसरा सोचना ये भी है इस बारे में कि जब भी हम निराशा में होते हैं तो उस समय तो क्या कदम उठाते होंगे, या जो लोग इस हद तक पहुंच जाते हैं उनकी क्या मनस्थिति होती होगी, ये तो हम लोग नहीं जान सकते। लेकिन भाषा अगर इतना बड़ा सवाल बन जाए कि आदमी को जान देने की नौबत आ जाए, तो ये बहुत ही दुखद पक्ष है। कम से कम अध्ययन अध्यापन से, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हम सब लोगों की भी ये सामूहिक जिम्मेदारी या दायित्व है कि हम अपने माहौल को ऐसा बनाएं कि हमारी बातचीत उस भाषा के बंधन से बाहर निकले। चाहे वो अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदी हो, या वो कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी बोलने वाला हो, या फिर वो दुनिया की किसी भाषा भाषी देश का हो। अगर वहाँ भाषा इतना बड़ा बैरियर हो जाए कि आदमी कम्युनिकेट न कर पाए और अपनी जान देने पर आ जाए, और उस रूप में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि देश के लोगों के लिए जो भी भाषा का सवाल है, वो भाषा का सवाल कभी भी जान देकर हल करने वाला तो नहीं है। इसलिए तो पंतनगर की दुर्घटना की बात तो ये है। लेकिन मेरा सामान्य सोच ये है कि भाषा माध्यम, शिक्षण माध्यम, रोजगार माध्यम में जरूर आने चाहिए। अगर हम लोग रोजगार माध्यम में अपनी भाषा को नहीं ला पाए हैं, या हमारे व्यावसायिक हिस्से में नहीं आ पाई है, तो उसका कारण भी शायद यही है कि हम हमें कभी ये लगता था कि अंग्रेजी जानना या कंप्यूटर के अंग्रेजी के इस प्रारंभिक कार्य की वजह से शायद यंत्र भी केवल अंग्रेजी में ही काम कर सकते हैं। लेकिन हाल के दौर में जब ये शुरुआत हो गई है कि आप अनुवाद बहुत अच्छा कर सकते हैं, मशीनी अनुवाद बहुत सहायक हो गया है इस समय, ट्रांसलिटरेशन के माध्यम से आप बहुत सारी चीजों को जान और समझ सकते हैं, तो बच्चों को भी ये निराशा नहीं लेनी चाहिए कि अगर आपका माध्यम अंग्रेजी में भी आपको पढ़ाने के लिए कह रहा है, तो आपको स्वतः भी अपनी बौद्धिक क्षमता इतनी विकसित करनी चाहिए कि अपने लायक अनुवाद, अपने लायक ट्रांसलिटरेशन, अपने लायक टेक्नोलॉजी की जो मदद है वो जरूर हमको लेनी चाहिए। और इससे निराशा से भी वो बाहर जाएंगे, और इससे उनको ये भी लाभ होगा कि वे कभी भी इस तरह के दुखद कदम या निराशा के कदमों की तरफ नहीं जाएंगे। जी जी। तो सर, परामर्श देना भी इसमें एक बड़ा पहलू है, मुझे लगता है वो भी लगातार समानांतर रूप में चलते रहना चाहिए ताकि हम जी जी जी, देखिए, परामर्श या बातचीत, या मेरा मानना है कि जो भी माध्यम है उसमें अगर हम जुड़े रहते हैं तो उससे हमें ये आसानी होती है कि कम से कम हमारे पास उत्तर नहीं होगा तो किसी और के पास उत्तर होगा, तो जिससे जिससे भी उत्तर मिल सकता होगा, जो भी हमें समझा पाता होगा। जैसे हमारे अभी मनोविज्ञान विभाग द्वारा एक बहुत अच्छी संगोष्ठी, ऑनलाइन संगोष्ठी की गई थी। उस दिन इसी बात पर चिंतन हो रहा था कि जो बच्चे हैं वो यहाँ निराशा में यहाँ तक क्यों पहुंच जाते हैं, या बड़े भी, या कोई भी आदमी जो असहाय महसूस करने लगे कि वो जान देने की स्थिति पर आ जाए, तो वो कैसे उभरे इन सब चीजों से। तो उसका तरीका शायद वही है कि ज्यादा से ज्यादा बातचीत हो, उसको उस जो भी निराशा का कारण है उसको हल करने के लिए जो भी शामिल लोग हैं वो ज्यादा बातचीत करें और आपस में हल निकालने की यथासंभव कोशिश करें, तो वो हो जाएगा किसी
किसी न किसी दिन। जी जी। सर, मैं अगला जिस पॉइंट पे आ रही हूँ, पिछले एक हफ्ते से भी हमने इस बात को महसूस किया और आपके कई आलेख भी पढ़े। तो आप जिस आवाजाही वाली हिंदी की बात कर रहे हैं, जिस आप सोशल मीडिया की हिंदी की बात कर रहे हैं, और बहुत खुले दिल से आप बहुत सारी मित्र भाषाओं को साथ लेकर चलने की बात भी करते हैं, और जो नई हिंदी है, जो हिंदेतर समाज से भी आई है, जो और बहुत सारी भाषाओं से आई है, जो फिजी की जो हिंदी है, मॉरिशस की जो हिंदी है जिसमें भोजपुरी के अंश हैं, इन बहुत सारी हिंदियों को आप एक साथ मिलकर एक नई हिंदी की वकालत लगातार करते नजर आते हैं। तो सर, कैसे देखते हैं आप हिंदी के इस भविष्य को, और कितना हमें लिबरल उदार होना है इनको अपनाने के मामले में? मेरा मानना तो यह है कि भाषा, चूंकि कहा भी गया ना, भाषा बहता नहीं रहे, तो कोई भी बहते हुए पानी को आप रोकेंगे तो वो सड़ेगा और वो खराब होगा और वो आपके उपयोग से बाहर हो जाएगा। इसलिए भाषा के बारे में तो जो भी ये कहता है कि भाषा इसी रूप में रहे और या ऐसी रखी जाए, तो इसका मतलब वो भाषा की मूल प्रकृति के प्रति अज्ञानतावश कहता होगा या समझ ऐसी होगी। हाँ, व्याकरणिक अनुशासन हर भाषा के होते हैं, उसको हमको जरूर अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि भाषा का एक जो सामान्य अनुशासन है वो रहे। उसके अलावा दुनिया भर की शब्दावली उसमें आए, दुनिया भर के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तमाम तरह की चीजें उसमें आए, तमाम नए तरह के शोध खोज हमारी भाषा में जुड़े। ये सब बातें आनी चाहिए। तो आज अगर हम लोग ये कह पा रहे हैं कि हिंदी में या भारतीय भाषाओं में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिनसे हम लोग वैश्विक स्तर पर एक बड़ी हिंदी को देख रहे हैं, तो मैंने ये अनुभव किया और इसलिए आजमाने के बाद ही इस बात को मैं कह रहा हूँ कि हिंदी में जिस तरह वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक, विधि और प्रबंधन और चिकित्सा शिक्षा और तमाम तरह के विज्ञान और समाज विज्ञान और तमाम तरह की भाषाओं के अलावा जो कौशल विकास के शब्दावलियां हैं वो आ रही हैं, और लगातार उसका अनुवाद का कार्य और ये सब हो रहा है, तो भविष्य की हिंदी तो वो होगी जो आपके गांव क्षेत्र, हमारे गांव क्षेत्रों से भी निकलेगी। वो भी होगी जो वैश्विक स्तर पर लोग उसको प्रयोग करेंगे। वो भी होगी जो हमारे तमाम तरह के इन अनुशासनों में इस्तेमाल हो रही होगी। और वो भी होगी जो किसी समय आपने किन्हीं पांडुलिपियों में खो दी थी या जो अभी भी अप्राप्य है, वो भी जुड़ेगी। तो एक तरह से हिंदी को हमें दो तरह के माध्यमों से लाने की जरूरत है। उसकी जड़ें जहाँ हैं, लोक में, लोक भाषा में, या जो शास्त्र में भी हिंदी है या भाषा है, उसको भी जोड़ने की जरूरत है। और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का नया प्रयोग आ रहा है, सौभाग्य से जिन देशों में मैं गया, मैंने ये देखा कि लोगों ने अपने अपने प्रयोग के अनुसार भाषा में नई शब्दावलियां जोड़ी, नई चीजें जोड़ी, और उससे हिंदी बड़ी हुई। उससे हर भाषा बड़ी होती है, क्योंकि अंग्रेजी भी इसी तरह बड़ी हुई कि उसने हर देश में जहां वो पहुंची वहां के स्थानीय चीजों को अपनी भाषा का हिस्सा बना लिया, और अंग्रेजी में वो सारी शब्दावली जुड़ती चली गई, जिसमें हम लोग कई बार उदाहरण देके कहते हैं कि हमारे देश के तमाम संस्कार के शब्द हैं, तमाम तरह के भोजन के शब्द हैं, पहनावे के शब्द हैं, वो सब उन्होंने स्वीकार कर लिए, तो अंग्रेजी में वो शब्द आ गए। इसका मतलब अंग्रेजी ने अपने शब्द को उसको विस्तृत किया, तो हिंदी भी कर रही है। एक ये जो बहुत ही परंपरागत सोच है और बहुत ही अज्ञानता की सोच है कि हिंदी ऐसा नहीं कर रही, या हिंदी बहुत परंपरागत है, या हिंदी वाले बहुत परंपरागत है, अब ये हम्म। बहुत पुरानी बातें हैं। हिंदी वहां से बहुत जी आगे बढ़ गई है, हिंदी जी बहुत आगे जी जी। बढ़ गई। सर, आपने हिंदी के पाठ्यक्रम में इन तमाम नई हिंदी को शामिल करने की बात कही है, वो भले ही वृत्त चित्र हों, वो फिल्में हों, वो गीत हों, ये जो नई हिंदी है, विज्ञापनों की हिंदी, तो ये जो साहित्यिक अलंकरण वाली हिंदी के बोध से भी क्या हम थोड़ा हिंदी पाठ्यक्रम को मुक्त कर पाएंगे? नहीं, मेरा मानना है कोई भी विकास, किसी भी भाषा के विकास में दोनों का महत्व है। देखिए, कहा ना, वेद, लोक और शास्त्र। तो वेद का जो ज्ञान है वो पुराना हो गया ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिससे आजकल भारतीय परंपरा की बात बार बार आती है, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात बार बार आती है। हमें जो चीज अपने पास मौजूद है उसका सम्मान करना चाहिए, उसको भी रखना चाहिए। जैसे हिंदी के मध्यकाल, आदिकाल और भक्तिकाल की जो या रीतिकाल की जो रचनाएं हैं, वो हिंदी को आगे बढ़ाने में मददगार है। इस रूप में वो हिंदी, और जो हिंदी अब हम नए जमाने में सीख रहे हैं या जान रहे हैं, या जिसको हम लोगों ने प्रयोग करना शुरू किया है, वो हिंदी, वो सब तरह की हिंदी हमारे काम की है। तो मेरा मानना तो हमेशा से है, और मैं इसको इसी रूप में समझता भी हूँ कि किसी भी भाषा के विकास में अधिकांश जो भी प्रयोग होंगे वो आम जनसमाज द्वारा प्रयोग करने के बाद ही बढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास जो भी उसके संसाधन हैं, जिस रूप में भी हैं, उनको बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। और दुनिया में वही भाषा आगे बढ़ी है। अभी मुझे ध्यान है, कभी चीन में अंग्रेजी के दरवाजे बंद थे। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनके नागरिकों को वैश्विक स्तर पर जाना है, तो उनको विदेशी भाषा के तौर पर अंग्रेजी भी पढ़ानी चाहिए।
तो लगभग उन्होंने ये दरवाजे खोले। ऐसे ही दुनिया के अनेक देशों ने, या हमने भी अपने देश में अनेक भाषाओं के पाठ्यक्रमों को जोड़ा है। तो उस सब का प्रयोग ही ये है कि हम तमाम दरवाजे खुले रखे हैं, और उसमें आवाजाही अपने आप रहेगी, और जो भी शब्द शामिल रहेंगे, जो 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 उपयोग से बाहर हो जाएंगे वो स्वतः बाहर हो जाएंगे। तो इस रूप में मेरा सोचना जी। है कि मैं विश्वविद्यालय परिवार के काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डायरेक्टर्स हैं, गिरजा पांडे सर हैं, रियाज सर हैं, काफी लोग जुड़े हैं। और हम ये लोक से विश्व तक हिंदी की अनवरत यात्रा के 9वें एपिसोड के तौर पे आज हिंदी दिवस के मौके पर जूम पर ऑनलाइन जुड़े हैं। सर हमारे बीच नहीं थे, छुट्टी का दिन था, लेकिन ऐसा संयोग संभव हुआ। ये भी एक हिंदी को पहुंचाने का एक रास्ता है कि हम इस तकनीक के जरिए भी आज हिंदी दिवस मना रहे हैं। और सर, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा विश्व हिंदी की तरफ को। पिछले एक हफ्तों में ही जितना पढ़ा समझा, आपकी बातें सुनी, तो हम जुबान पर ये नाम तो कम से कम रट ही गए हैं कि फिजी है, सुरीनाम है, त्रिनिदाद है, टोबैको है, और मॉरिशस है। जो जितने भी दक्षिण अफ्रीका से लेकर जितने भी जिन जिन देशों में बोली जा रही है, गिरमिट या मजदूरों के जरिए जो हिंदी हमारे डायस्पोरा जो इस्तेमाल कर रहा है, जो प्रवासी समुदाय है। तो सर, काफी आपने लिखा भी है प्रवासी साहित्य पर। हमारी भाषा, केवल हिंदी बोलने वाले हम केवल भारतवासी ही नहीं है, ये तमाम सारे लोगों का भी योगदान है और बड़ा योगदान है। बल्कि अगर हम सांस्कृतिक लहजों से कहें तो हमारे गीतों के प्रचार में और एक सॉफ्ट पावर बनने में दुनिया में हिंदी को, इन लोगों का बहुत योगदान है। तो इनके नजरिए से सर कुछ बातें बताइए कि कैसे आप देखते हैं प्रवासियों की हिंदी को। मेरा मानना यह है कि वैश्विक स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार होने में इन लोगों का बड़ा योगदान है, जो दुनिया में गए और उन्होंने अपनी भाषा को न केवल जीवित रखा बल्कि उसके माध्यम से लेखन किया। उसमें शुरुआत में तो कुछ कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास या कुछ चीज आ रही थी। विश्व स्तर पर रहने वाले भारतीयों ने अनेक जो वेबसाइट्स शुरू की, ई मैगजीन शुरू की, ब्लॉग शुरू किए, आई। एक तरह से वो प्रवासियों के बड़े काम से आई। जैसे मुझे ध्यान है, अभिव्यक्ति अनुभूति एक बड़ा काम हुआ जो हमारे अरब दुनिया से शुरू हुआ। ऐसे ही कनाडा से, ब्रिटेन से, और ऑस्ट्रेलिया से, या ये भारत के देश के आसपास के जो हमारे देश है, उन सब में अलग अलग लोगों ने हिंदी माध्यम में अपनी बातें कहनी शुरू की और उसमें ई सिस्टम को जोड़ा। इसलिए वो वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार में इन लोगों का बड़ा काम है। लेकिन सन 2000 के बाद हिंदी में ये गति इसलिए भी आई कि इंटरनेट जब हमारे स्पेस में आ गया, भारत में इंटरनेट से जुड़े लोग, तो धीरे धीरे पता चला कि वैश्विक स्तर पर बहुत सारा काम हिंदी में हो रहा है। अनेक किताबें प्रकाशित होनी शुरू हुई, अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, ये अभी मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गयाना, ट्रिनिडाड से, या पूर्वी देशों से। पता चला कि अचानक रूस में इतना अनुवाद हिंदी में हो गया है, ब्रिटेन में बहुत सारे काम लोग हिंदी में कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जर्मनी में, फ्रांस में कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जापान और चीन में कर रहे हैं। और अभी अभी मतलब ये एक अपडेटेड संख्या हो सकती है कि लगभग 400 से अधिक पुस्तकें तो संस्कृत और हिंदी की चीनी में अनुवाद हो गई, और चीनी के अनेक सौ पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद हो गया, या ऐसे ही रशियन का हो गया, ऐसे ही जापानी का हो गया, ऐसी दुनिया की बड़ी भाषाओं का हो गया। स्पेनिश इस समय एक चौथी भाषा और तीसरी भाषा के तौर पर कहीं कहीं कही जाती है, उसका बहुत सारा, पुर्तगीज का बहुत सारा अनुवाद इधर हुआ है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर जो बड़ी भाषाएं, उनमें हमारी आवाजाही बढ़ी, और जैसे ही बढ़ी तो अनुवाद एक बड़ा माध्यम हो गया। ऐसी फिल्में हैं, या मीडिया है, या हमारे गीत हैं, और हमारा संगीत है, उसने भी हिंदी को पहुंचाने में, ये योग शिक्षा हाल के वर्षों में अचानक लोगों को पता चला कि योग आप कर रहे हैं, ये जो योग में बोले जाने वाले तमाम तरह के मंत्र हैं, या उसके जो प्रयोग योग है में ही उच्चारित किया जाता है तमाम दुनिया भर में, और बाद में उसके अनुवाद के साथ उस देश की भाषा को जोड़ते हैं। तो एक तरह से ये वैश्विक मंच पर हिंदी या भारतीय भाषाओं को पहुंचाने के लिए अलग अलग उपाय है। हाँ, जी। जो भी प्रवासी हैं उन प्रवासियों का बड़ा काम है। और मुझे चूंकि पिछले कई वर्षों से इस तरह की प्रक्रिया में जुड़ने का अवसर मिला, सन 2020 में हम लोगों ने हमारे कई मित्रों के साथ, उसमें कुछ लोग यहाँ भी मौजूद हैं, वैश्विक मंच में हिंदी के प्रयोग को लेके, विश्व स्तर में भाषा प्रयोग को लेके एक लगभग लगभग 45-47 दिन का एक अनवरत 2-3 घंटे का कार्यक्रम शाम को शुरू किया था हम लोगों ने। और उसमें इतने लोग जुड़े दुनिया भर से, मतलब एक एक देश से सैकड़ों लोग, और कई बार भारत के उन क्षेत्रों में जैसे उम्मीद नहीं होती, जिस दिन हम असम पर कार्यक्रम कर रहे थे, हजारों लोग जुड़े हुए थे। जब हम दक्षिण भारतीय क्षेत्रों से काम ऑनलाइन बातचीत कर रहे थे 2020, वो भी मैं समय बताऊं जब कोरोना में लोग पड़े हुए थे,
तब ये हजारों हजार लोग हिंदी के साथ बातचीत कर रहे थे। वो वीडियो अभी भी मौजूद है वेबसाइट्स पर, फेसबुक पर, बाकी जगहों पर। तो वहां से हम लोग ये देख सकते हैं कि लोगों का जो भाषा प्रेम है वो विदेशों में चले जाने के बाद, कई बार अपने स्पेस से बाहर चले जाने के बाद वो और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोगों को लगा कि ये तो मेरी अभिव्यक्ति का माध्यम था जो मैंने छोड़ा हुआ था, और जिसमें मेरी पहचान है। कम से कम विदेशों में जाके लोगों को यह एहसास बार बार होता है कि उन देशों के लोग अपनी भाषा को किस गौरव से देखते हैं और किस रूप में अपना करके उसे अपने को समृद्ध करते हैं। तो ये बात भी एक होती है विदेशों में जाने के बाद कि जिस तरह से वो देश या उस देश के नागरिक या वो सांस्कृतिक पक्ष अपना बेहतर रख पाते हैं अपनी भाषा में, हम भी उसको माध्यम के तौर पर जोड़ें। जी। बिल्कुल। तो हम खुद जो भारत देश में रह रहे हैं, हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से वो महसूस कर पाते हैं इनकी अहमियतों को। सर, प्रवासी साहित्य सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से खूब प्रचारित है, लेकिन मुझे लगता है कि पाठ्यक्रमों के जरिए क्या उसको वो जगह मिली है कि हम आम हिंदी के बच्चों से लेकर हम तमाम और जो हिंदी के सुधीजन हैं उन तक इस साहित्य को पहुंचा पाए। मैं 2008 में ब्रिटेन गया था, तो हम लोगों के एक बड़े कार्यक्रम में जो 4-5 शहरों में हुए थे, तो उसमें मुझे ब्रिटेन के कुछ प्रवासी लेखकों ने ये प्रश्न उठाया कि आप सब लोग जो भारत से आते हैं बहुत प्रशंसा करते हैं हमारे लेखन की, और फिर जब जाते हैं भारत भूल जाते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं जिसका भी हिंदी के प्रयोग और विकास में कुछ योगदान है। सौभाग्य से मैंने अपना ये प्रश्न अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज में रखा, और हमारे तमाम बड़े विश्वविद्यालयों के कई विद्वान उसमें शामिल थे। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया, और हमने 2010 में प्रवासी साहित्य बाकायदा एक प्रश्न पत्र और एक पाठ्यक्रम के तौर पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मेरठ में लागू किया। मेरा विश्वास है इस बात पर कि धीरे धीरे चीजें आती हैं, सब लोग एक साथ सारे आंदोलनों को, सभी बातों को, सभी तरह के प्रचार को एक साथ स्वीकार नहीं करते, तो समय लगता है कई बार। लेकिन जो समय जितना समय जिसको चाहिए उसको उतना समय देना भी चाहिए। नहीं तो कई बार ये लगता है कि अधकचरी चीजें हो गई। इस रूप में भारत में प्रवासी साहित्य का स्वीकार पिछले 15 वर्षों में मैं मान रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ, काफी आगे बढ़ा। मैंने खुद अपने जहां जहां जिन विश्वविद्यालयों में मैं पाठ्यक्रम समितियों में था, वो पूर्वोत्तर भारत के देश थे, वो उत्तर सॉरी प्रदेश थे। इसी तरह से जो भारत के अन्य अन्य राज्यों और क्षेत्रों के जो विश्वविद्यालय थे जहां मुझे अवसर मिला, वहां मैंने जरूर प्रवासी साहित्य को पाठ्यक्रम के हिस्से में जोड़ने की वकालत की, और ज्यादातर जगहों पर मैं सफल भी हो पाया उस पर। तो मेरा मानना जी। तो इसमें बहुत स्पष्ट है कि जब भी हम भाषाओं की बात करेंगे और जब भी हम इस तरह के प्रचार की बात करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा उसका उपयोग क्या है, क्यों आप कर रहे हैं। अगर आपका एजेंडा या आपका दृष्टिकोण विषयगत या वस्तु पक्ष को सही तरह से बताने वाला है, तो लोग उससे सहमत होते हैं। अब इन दिनों यूजीसी के पाठ्यक्रम में बाकायदा प्रवासी साहित्य उसी तरह से आ गया है जिस तरह से अन्य हमारी विशिष्टताओं या विमर्शों को रखा गया है। तो प्रवासी देशों में लिखा जा रहा साहित्य इस समय हमारे हिंदी पाठ्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा है। लगभग लगभग अधिकांश विश्वविद्यालयों में शोध के कार्य हो रहे हैं। और मुझे तो बल्कि ये लगा, पिछले वर्षों में शिकायत भी कर रहा था कई प्रवासी मित्रों से, कि जब हमने उनको स्वीकार कर लिया तो उनके यहाँ उन्होंने उसको उस रूप में प्रचारित नहीं किया कई बार। और कई बार उन लोगों को ये लगा कि अब क्योंकि विदेश में रहना भी एक योग्यता हो जाए, तो जो भी लिखा जाए वो स्तरीय होगा, वो विशिष्ट होगा, वही महान होगा, जरूरी नहीं है। हमें पूरी समीक्षा के साथ ये देखते हुए भी जो लिखा गया है वो हमारे स्तरीय हो, और जिसका चयन हम करें ये सोच के करें कि ये कल का हमारी जवाबदेही भी उसमें होगी कि हमारा प्रवासी साहित्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये लोग। और तो मैंने इन सब देशों से, जो अरब दुनिया से थे, जो अभी आपने कहा पूरा प्रवासी देशों से थे, फिजी, सूरीनाम, गयाना, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, ऐसे ही कनाडा से लेके अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोप के अनेक देशों से, या जापान और चीन से भी, जहां जहां भी और ऐसे काम हो रहे थे हिंदी लेखन के, उन सबको हमने पाठ्यक्रम में लाने की कोशिश की। उसका एक ऐतिहासिक काम ये हुआ कि हमारे विश्वविद्यालय से एक डॉक्टर राकेश भी दुबे हैं, उन्होंने उस पर पीएचडी का पहला कार्य किया उस तरह का। तो हम लोगों ने बाकायदा उसको पाठ्यक्रम के हिस्से में उन पुस्तकों को जोड़ा, वो प्रकाशित हुई। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की तरफ प्रवासी साहित्य या प्रवासी लेखन का इतिहास भी अब कई पुस्तकों के रूप में आ चुका है। बहुत सारी सेमिनार्स और संगोष्ठियां होती हैं, और मैं देखता हूँ प्रवासी लेखकों को भारत में अब हाथों हाथ लिया जाता है। वो विदेश से जब लौटते हैं, भारत आते हैं, तो उनके आयोजनों की श्रृंखला रहती है, और वे स्वयं ये महसूस कर रहे हैं आज के दौर में कि विदेशों में हिंदी लेखन का जो प्रचार या जो काम उन्होंने किया था, उसको भारत में भी सम्मान मिल रहा है।
जी जी। सर, आपने हिंदी सेतु अभियान शुरू किया है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में, और इसके जरिए आपकी योजना भी है कि प्रवासी साहित्य को हम रेडियो के जरिए भी उनको एक मंच प्रदान करें। तो इस पे और क्या आप इसको किस तरह से अमल में लाने की सोच रहे हैं? नहीं, इसके लिए तो मैं आप सबका, जो हमारे रेडियो से जुड़े साथी हैं, जो हमारे टेलीविजन के हिस्से के लिए वीडियो के हिस्से में काम कर रहे हैं, जो हमारे पत्रकारिता विभाग के साथी हैं, जो भाषाओं के विद्यार्थी हैं, जो जो लोग इसमें समृद्ध कर रहे हैं, इसको मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये मेरा निजी प्रयास नहीं है, मैं तो बल्कि उसमें एक तरह से लाभार्थी हूँ उसका, कि आप लोगों ने एक मंच दे दिया तो मुझे अपनी बातें रखने का अवसर मिल रहा है। लेकिन ये मेरा जी कहना है कि जो वैश्विक स्तर पर हो रहा है हिंदी में, उसको अगर हम अपने संस्थान से जोड़ते हैं तो आपकी पहुंच वहां भी होगी। सौभाग्य से इन दिनों में भारत के जिन जिन क्षेत्रों में जा रहा हूं, वहां पर मैं अपने रेडियो के इस ऐप को बताने की कोशिश करता हूं कि देखिए, हमारा ऐप अब इस तरह से बात कर रहा हो। तो मेरा आप सबसे भी अपेक्षा जरूर है कि चूंकि मेरा या किसी एक का ये अभियान नहीं है, और ये केवल हिंदी वालों या हिंदी भाषा का अभियान भी नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड से लेकर के भारत के सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है कि हम अपनी भाषा में जो भी अच्छा हो रहा है उसको प्रचारित प्रसारित करें। और अगर आपके पास एक मंच है तो आप उस मंच से उसको जोड़ें, अगर आप वेबसाइट्स पर हैं तो उससे जोड़ें। कल रयाल जी ने एक सूचना दी कि हम 3 मिलियन से ज्यादा देखे गए इस दौर में। तो इसीलिए देखे गए कि आप लोग सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए देखे गए कि सबने अपना अपना प्रयास दिया, इसलिए कि जो लोग कभी अपने कहते हैं ना बिहाइंड द कंटेंट थे, पर्दे के पीछे थे, वो फ्रंट में आए। अचानक आप लोगों ने इतने सारे वीडियो बनाए, अपनी भाषा में बताने की कोशिश की कि हमारे पाठ्यक्रमों का उपयोग क्या है, उनका रोजगार परक हिस्सा क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उसको आप पढ़ेंगे तो क्या लाभ होगा। आपने अगर वो 100 लोगों को दिया होगा तो अन्य 100 लोगों ने उनको 1000 लोगों तक पहुंचाया, लाखों तक पहुंचाया। तो ये सब सामूहिक प्रयास का हिस्सा है। तो मेरा मानना तो ये है कि जरूर आप सब ने बहुत प्रयास किए हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। और ये जरूरी है कि सब लोग मिलकर इस अभियान को जारी रखें। अभी मैं देख रहा था कि 15 अगस्त का जो हमारा वीडियो था वो लगभग 58,000 से अधिक लोगों ने देखा। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा एक प्रचार वीडियो ऐप का हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था, वो भी हजारों में चल रहा, मेरे ख्याल से वो भी 15-20 हजार से ऊपर की संख्या में देखे गए। ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं, और जो आप लोगों ने पाठ्यक्रमों से संबंधित वीडियो बनाए, इस समय वो भी हजारों हजार देखे जा रहे हैं। जिन लोगों ने प्रस्तुतियां दी 15 अगस्त के कार्यक्रम में, वो भी हजारों हजार तक गए। इसका मतलब है कि ये सामूहिक प्रयास से ही हो सकता है, और तभी हो सकता है जब सब लोग ये सोच के इसको आगे बढ़ाएं कि ये मेरा अभियान है और इसमें जितना मेरा योगदान हो सकता है मैं जरूर करूं। तो आप सब ने इसमें काम किया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हाँ, जी जी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बड़े व्यक्तित्व हल्द्वानी पहुंचते हैं और हमारे आसपास आते हैं, हम जोड़ें उनको रेडियो से, और बल्कि उसकी एक नीति बनाते हैं जिस पर चर्चा इतने दिनों चल रही है। और एक हम अच्छी नीति के साथ रेडियो के उत्पादन के हिस्से में उन सबको भी जोड़ते हैं, जो किसी भी रूप में हमारे देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जी जी जी। सर, विश्व हिंदी सम्मेलनों पर अब आना चाहूंगी। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 5 विश्व हिंदी सम्मेलन आपने जुड़े हैं, आप उनसे ज्वाइन किए हैं। न्यूयॉर्क में, जोहान्सबर्ग में, भोपाल में, मॉरिशस में और फिजी में। सर, हम तमाम हिंदी के पट्टी के लोगों को, सुधीजनों को बताइए कि विश्व हिंदी सम्मेलनों में होता क्या है, और क्या वहां से जो रणनीतियां तैयार होती हैं वो क्या इम्प्लीमेंट होती हैं, और ये कितने कितने सालों में ये सम्मेलन होते हैं, तो वो क्या धरातल पे वो चीजें लागू हो पाती हैं फिर? विश्व हिंदी सम्मेलनों की जो श्रृंखला है वो जब से शुरू हुई है, तब से लेके आज तक निरंतरता में उसका क्रम, कभी वर्षों के हिसाब से अगर आप देखें तो 3 से 5 साल तक भी गया है, बीच में कुछ गैप भी हो गए अलग अलग समय पर। बावजूद उसके वो अनवरत जारी है, विदेश मंत्रालय इसको आयोजित करता है, और ये दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण देशों में आयोजन के हिस्से में जा रहा है, जिसमें अभी आपने कहा मॉरिशस से शुरू हुआ या भारत से शुरू हुआ कोई अभियान जो हिंदी को लेकर चला। जैसे पहला तो उसका था कि विश्व हिंदी सचिवालय बना मॉरिशस में, यद्यपि उसके काम जितने होने चाहिए थे, जिस गति से होने चाहिए थे, मैं ये कह सकता हूँ, मुझे मॉरिशस 2 बार जाने का मौका मिला, तो अभी वो उस गति में नहीं है। उस कार्यालय को और समृद्ध होना चाहिए, उसमें हमें और काम करना पड़ेगा। इसी तरह से जब हम भारतीय हिस्से में देखते हैं, जो आयोजन हुए, चाहे वो भोपाल में हुआ, चाहे बम्बई में हुआ, या हम लोगों ने अन्य अन्य देशों में, जापान में हम लोगों ने इसका आयोजन किया, ब्रिटेन में किया, या अमेरिका में किया, तो इसका उद्देश्य भी ये था कि उसको अलग अलग देशों तक ले जाया जाए। विदेश मंत्रालय इसमें काफी काम करता है, लेकिन सभी नीतियां लागू हो गई हो ऐसा भी नहीं, जो निर्णय लिए गए बहुत सारे अभी बचे हुए हैं। अभी
जिक्र आया था सुषमा स्वराज जी का, तो विश्व हिंदी सम्मेलन जो मॉरिशस में हुआ, तो उसमें ये प्रश्न उठा था जो आपने उठाया कि वैश्विक स्तर पर हिंदी कैसे प्रसारित हो और विश्व मंच पर कैसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ तक हिंदी को ले जाएं। तो तब वहां सूचना दी गई थी, और वो अभी आप भी देख सकते हैं सब लोग, कि इस समय हमारा जो यूएनओ का रेडियो है वहां पर भी हिंदी के समाचार सुनाई देते हैं, और उस फ्रिक्वेंसी को हम हिंदी तक ले आए। इसी तरह यूनेस्को में हिंदी पहुंची, वहां से बहुत सारा काम हिंदी में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से होने लगा। यूएनओ और यूनेस्को के अलावा जो भी वैश्विक संस्थाएं हैं, भारत जहां है, जहां उसकी पहुंच है, जो सांस्कृतिक पक्ष है, वहां पर हिंदी आ रही है। हाँ, बहुत ज्यादा प्रयासों की जरूरत है उसके लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं, पहले देश में पूरी तरह से हिंदी की जो स्थिति है या भाषा की उपस्थिति है वो हो जाए, तो वैश्विक स्तर पर आपकी स्वीकृति अपने आप हो जाएगी। पहले हमें ये कहना पड़ेगा ये मेरी भाषा है, पहले मुझे कहना पड़ेगा ये मेरे देश की भाषा है, तो अब विदेशियों को या किसी और को समझाने की तब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब हमारा मंच खुद ही ये कह रहा होगा कि हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं इससे। हाँ, जी ये जी। जो भी विषय है भाषा संबंधी, कई बार ये बड़े संवेदनशील विषय बन जाते हैं कि हिंदी ही क्यों, या हिंदी में इतनी बात क्यों हो रही है, तो उसके लिए मैं या कोई नया नीति का सवाल नहीं हम लोग रख रहे हैं। राजभाषा के तौर पर भारत के संविधान में हिंदी की जो स्थिति है उतना भर भी पूरा लागू हो जाए, उतने से भी काम शुरू हो जाएगा कि वैश्विक स्तर पर हिंदी की पहुंच और उसकी रीच बढ़ जाएगी। और विश्व हिंदी सम्मेलनों में जो होता है उसमें दुनिया भर से लोग आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं, कई जैसे भोपाल में हुआ तो हजारों लोग थे, और उन देशों के जो प्रमुख लोग हैं उसके आयोजन में शामिल होते हैं, हमारे जो कॉन्सुलेट दूतावास और उच्चायोग हैं वो उसमें शामिल रहते हैं, जी विदेशों से जुड़े हुए तमाम अधिकारीगण, भारत से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण लोग। बल्कि मुझे सौभाग्य से जब यूएनओ में 2007 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो उसके पहले टेक्निकल सत्र का मैं रिपोर्टियर था, और हम लोगों को उस सत्र की रिपोर्टिंग करते हुए खुद ये अनुभव हो रहा था, मतलब मुझे निजी तौर पर उसकी रिपोर्ट लिखनी थी, तो मैं ये महसूस कर रहा था कि कभी हम ये सोचते थे कि भारत की भाषा बाहर जाएगी क्या। आज हम यूएनओ के उस सबसे बड़े स्थान पर हैं जहां से हिंदी की चर्चा हो रही। वान किन मून जो उसके महासचिव थे वो उसमें बोले, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन शामिल हुए थे, उसमें तमाम तरह के विदेश मंत्री और हमारे अधिकारीगण उसमें शामिल थे, और एक बहुत बड़ा मंच था जब हम वैश्विक स्तर पर आज से लगभग 20 साल पहले 2007 में हमारे यूएनओ के मुख्यालय से हिंदी में की बातचीत कर रहे थे। तो मेरा मानना यह है कि जिसके स्तर पर जो प्रयास है वो बढ़ने चाहिए, बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। कई बार ये बातें बोल के खत्म हो जाती हैं, वो बोल के खत्म नहीं होनी है, बल्कि क्रियाशील होकर के उसको लागू करने की जरूरत है। ये ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव जो विश्व हिंदी सम्मेलन में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन तक हुए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव अभी पेंडिंग हैं, उनको बहुत तेजी से लागू करने की जरूरत है। जो लोग उसमें जिम्मेदार हैं उनसे तो मैं निजी तौर पर कई बार मिलता हूं, तब भी मैं ये कहता हूं, निजी तौर पर हम लोग कई बार कार्यक्रमों में होते हैं या और सरकारी मंचों पर भी होते हैं, तो भी मैं यही बात कहता हूं कि कम से कम जो प्रस्ताव पारित हों वो केवल प्रस्ताव न रह जाएं, उनको हमको जमीन पर लाना चाहिए। जी। तो बहुत ही सुंदर बातचीत की। अब हम हिंदी को अपने भीतर, अपने देश के भीतर तो हम हर जगहों पे उसकी उपस्थिति दर्ज करवाएं, तब जाके हम बाहर की बात करेंगे। बहुत सुंदर बात है सर। काफी बातें हो चुकी हैं, आपको भाषा संस्थान के कार्यक्रम के लिए भी निकलना है, और आज का दिन आपका सबसे व्यस्ततम दिन होता ही होगा। सुशील उपाध्याय सर, आप हैं क्या? आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, आज जो सर का फ्लो बना हुआ है उसी पे प्रश्न जारी रखिए, क्योंकि कोई और व्यक्ति शामिल होगा तो वो जो गति जी बाधित जी होगी। जी सर, अ, आपको भी भाषा जी, और समय की भी कमी है सर, आपको भी शायद निकलना है भाषा संस्थान के कार्यक्रम में, और आपका एपिसोड हमने पूरा रखा ही है। आप शीघ्र हमारे विश्वविद्यालय में आए और एक अच्छी जी। बातचीत हम सुनेंगे। और मैं सर। नहीं, सुनीता जी, आपने सुशील जी से कहा नहीं, अगर आप कोई जरूरी प्रश्न है तो जरूर रख सकते हैं। मेरा अन्य मित्रों से भी कहना है कि कोई भी मन में प्रश्न हो तो एक दो प्रश्न हम लोग जरूर ले सकते हैं अभी। और जी मैं ये चाहता भी हूँ कि ये मंच इसलिए नहीं है कि भाई इसमें मुझे एक तरफा बोलना है। अगर आपके पास भी कोई संवाद में कोई विशेष बात है जो हिंदी के बारे में, हिंदी के लिए आप सूचित करना चाहते हैं, तो जरूर आप सभी लोग भी शामिल हो, कम जी से जी जी, कम। नरेंद्र सिजवाली जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र सिजवाली जी एमबीपीजी कॉलेज में गणित के प्रोफेसर है, और हिंदी वेबसाइट लॉन्च होने पर सबसे पहले प्रतिक्रिया सर आपने दी थी, आपका बहुत आभार। और मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात रखें, सवाल हाँ सर, पूछें। नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और काफी सार्थक बातचीत रही। एक सवाल मेरे दिमाग में आता है। एनईपी के बाद हम लोग ये बात करते हैं कि हम अपनी मातृभाषा में, और विशेषकर यहाँ तो हिंदी में, बच्चों तक अपनी बातचीत अपने सब्जेक्ट में पहुंचाएं। मैं गणित का विद्यार्थी हूँ,
और गणित में भी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के अनुसार सारी चीजें बन चुकी हैं। शब्दावली आयोग जो बनाते हैं वो डिक्शनरी टाइप की चीजें बनाते हैं। हमें हिंदी में पुस्तकें चाहिए। हम क्लास में डिक्शनरी लेके नहीं पढ़ाएंगे, किताब लेके पढ़ाएंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हिंदी में हमें पहले किताबों की रचना करनी चाहिए, तब हिंदी में कोई भी कोर्स स्टार्ट करना चाहिए बीएससी या एमएससी का, या पहले एनईपी जैसी चीजें लागू कर दे और समय के साथ किताबों के लिए रचना करनी चाहिए। तो पहले क्या उचित रहेगा आपके हिसाब से, क्या बेहतर तरीका हुआ सर? देखिए, दो दो तरह की स्थितियां हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि कोई भी पाठ्यक्रम, कोई भी तैयारी पहले होनी चाहिए, तब उसको शुरू करना चाहिए। क्योंकि बिना तैयारी के जब भी आप शुरू करते हैं, शुरू में ही लड़खड़ा जाते हैं। जब आप लड़खड़ा जाते हैं, फिर आप पर प्रश्न उठते हैं, फिर तमाम चीजें आधी अधूरी रहती हैं। तो एक जो भी उसकी कार्यदायी संस्था है, चाहे किसी भी तरह के नए लॉन्च से पहले उसकी एक आरंभिक तैयारी जरूर हो लेनी चाहिए, ताकि शुरुआती तैयारी के बाद जब हम उसकी अनाउंसमेंट करेंगे, उसको जोड़ेंगे, उसको घोषित करेंगे, उसको लागू करेंगे, तो पहले ही हम नहीं हार जाएंगे। तो इसलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात आपने कही, मैं खुद इन बातों को अनेक मंचों पर उठाता रहा हूँ, एक विद्यार्थी के, एक अध्यापक के नाते, एक रिसर्चर के तौर पर, कि हमारा पहला जिम्मा यह है कि हम उससे संबंधित पाठ्यक्रमों को विद्यार्थी को देने से पहले हमारी तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी तैयारी नहीं है, तो हमारा हमारा हारना या हमारा लड़खड़ा जाना संभव है। ये किसी भी पाठ्यक्रम के लिए एक सामान्य बात हुई। हाँ, एनईपी में जो हमारी योजना लागू हुई थी, उसमें कई राज्यों ने उसको 2020 में घोषित होने के बाद 21 में स्वीकार कर लिया। कुछ लोगों ने 20 में ही कुछ परिवर्तन कर लिए, और अचानक 22 में कई जगह पर शुरू हुई। तो उन 1 2 3 वर्षों में जो तैयारी की तीव्रता थी, वो होनी चाहिए थी, उनके न होने से कई जगह मुश्किल आई हैं। हाँ, आपने जो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग के शब्दकोश की चर्चा की, मैं चूंकि उनके भी कुछ कार्यक्रमों से जुड़ा रहा हूं, तो मुझे पता है वो जो शब्दकोश हैं बहुत अच्छे बने हैं। कई बार उसमें लोगों की निजी ये आपत्तियां रहती थी कि बहुत संस्कृत निष्ठता उसमें आ गई है, या जो शब्द विन्यास है, जो वाक्य विन्यास है, उसमें कठिनाइयां आ रही हैं। तो वो प्रश्न बचे रहते हैं। भाषाओं के साथ ये प्रश्न हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि हर एक को अनेक समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम, तमाम तरह की शब्दावली चाहिए। हर एक को ये चाहिए कि वो अपनी बात को और अच्छे संपन्न तरीके से रख सके। और इसमें हमारी स्वतंत्रता इतनी हो जाती है कई बार कि हम कोई भी सैद्धांतिकी बन जाती है, उसको अस्वीकार करने में पहले जोर लगा देते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है, जहां तक एनईपी पहुंची है, वहां से बहुत आगे काम करने की जरूरत है। और भाषाओं के माध्यमों में तो उसको शिक्षण माध्यम में लाने के लिए तुरंत किताबों पर, पाठ्यक्रम निर्माण पर, उससे अपेक्षित जो भी पक्ष हैं उन पर काम होने की जरूरत है। अगर ये हो जाएगा तो एनईपी के सार्थकता या एनईपी की उपयोगिता जो है बढ़ जाएगी। हम जिस तरह के भारत में आज हैं, और दुनिया से जो हमारी प्रतियोगिता है, वो कौशल विकास की ज्यादा है, वो वोकेशनल एजुकेशन की ज्यादा है, वो रोजगार आधारित पाठ्यक्रमों की ज्यादा है। तो एनईपी ने उसको, उस एंगल को समझा, और उस एंगल की तैयारी के लिए हम सबको निर्देश दिए। तो मैं मानता हूं भारत सरकार, राज्य सरकार, या जिस जगह पर विश्वविद्यालयों की भूमिका है, जहां पर अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी है, हम सब लोग गंभीरता से लेंगे, तो इसकी सफलता निश्चित है। और ये देर सवेर होगा कि जो पुरानी कमियां रह गई हैं उनको हम लागू कर पाए। जी। कोई और सवाल? सजवाली सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई और सवाल हो, और शशांक सर से मैं चाहती हूँ कि शशांक सर आप कुछ बोलें। हाँ, सर को प्रणाम करते हुए, चूंकि नेटवर्क के कारण मैं देर से जुड़ पाया, और प्रश्न क्या थे पूर्व के मुझे पता नहीं। मैं ये समझना चाह रहा था सर से कि एआई के आने के बाद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आने के बाद, भाषा के स्तर पर, हिंदी के स्तर पर क्या नई तरह की चुनौतियां आने वाली हैं? क्योंकि कई तरह की कविताएं, लेख, निबंध एआई जनरेटेड अब पैदा होने लगे हैं, और मीडियाकर प्रतिभाएं जो हैं, मध्यम प्रतिभाएं हैं, उनके सामने एक बड़ा संकट आने वाला है साहित्य के ये स्तर तो पर। नहीं, रचना के हिस्से में तो देखिए हमेशा अलग अलग तरह की प्रतिभाएं आएंगी। एआई नहीं होगा तो भी आपको, अगर हिंदी के विकास के दौर में आप तमाम तरह के आंदोलनों को देखेंगे, तो पता चला कविता में 100 आंदोलन हुए, और 4 5 2 7 8 10 का नाम आप जानते हैं। इसका मतलब ये है, बीच बीच में लोग आएंगे, अगर उनमें प्रतिभा होगी, उनमें योग्यता होगी, और उनको अपनी प्रतिभा के साथ जोड़ के अच्छी तरह प्रस्तुत कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पर एआई का भी बड़ा योगदान होगा। हाँ, एआई अकेला अगर आपके तरफ से लिखने लगे, बोलने लगे, कहने लगे, और वही आपका माध्यम हो जाए, तो आपका हारना भी निश्चित है। क्योंकि कमजोरी यहाँ हो गई कि आप दूसरे पर आश्रित हो गए।
रचना का तो सीधा सा संबंध लेखक से है या व्यक्तित्व से है। उसमें मशीनी अपेक्षा या मशीनी अनुवाद या मशीनी मदद की जितनी जरूरत है, अगर आप ले रहे हैं तो देर सवेर आपको ये करना पड़ेगा कि उसके में ओरिजिनलिटी या मौलिकता के हिस्से में जो काम आपको करना चाहिए वहां आपको जाना चाहिए। हाँ, ये नया प्रश्न होगा कुछ दिनों बाद, जब और हमारे सामने चीजें आएंगी कि एआई ने आपके बहुत सारे काम खुद ले लिए हैं और आपके पास कुछ काम बचा कि नहीं बचा। ऐसा प्रश्न तब भी आया था जब रेडियो आ गया था अखबार के सामने। ऐसा प्रश्न तब भी आया था जब टेलीविजन आ गया था इन दोनों के सामने। ऐसा प्रश्न तब भी आया जब इंटरनेट अचानक हमारे माध्यम में आ गया था, कंप्यूटर हमारे पास आ गया था। तो एआई भी एक चैलेंज है, और एआई के चैलेंज को जानने और उससे समझने और उससे निपटने और उसके माध्यम से अपने को समृद्ध करने के तमाम तरह के रूप हैं। तो जो लोग अपने को जोड़कर समृद्ध करेंगे वो उसके साथ चलेंगे, जो टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे उनको भी उसका लाभ होगा। हाँ, ये चैलेंज है जरूर, क्योंकि मौलिकता का सवाल धीरे धीरे व्यक्ति से जाकर के मशीन के पास अगर चला गया तो ये प्रश्न हमारे लिए है, और कुछ वर्षों में शायद इसके कुछ उत्तर खोजे जा सकेंगे। अभी ये प्रारंभिक दौर में है, तो इसलिए इस पर कोई बहुत बड़ी टिप्पणी हो नहीं सकती। जी सर, धन्यवाद जी। सर। तो सर काफी वक्त हो चला है, हम लोग अभी और आपके साथ कुछ और चर्चाएं स्टूडियो में बाकी हैं, वो उनके जरिए हम लोगों तक पहुंचेंगे। तो इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं आज यहाँ पर, हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम को। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी विश्वविद्यालय परिवार के लोगों का भी बहुत धन्यवाद। रयाल जी जुड़े हुए हैं, मुझे दिख रहे हैं, पांडे साहब जुड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत सुंदर फोटो लगाया पीछे से। मुझे बहुत सारे मित्रगण इसमें दिख रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारे विद्या शाखाओं के तमाम आचार्यगण, अनेक हमारे शिक्षक साथी और सब मित्रगण जो जुड़े हैं, सबका बहुत धन्यवाद। रेणु प्रकाश जी दिख रही हैं, और अनेक लोग जो वीडियो में नहीं है उनके नाम दिख रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ जिनके वीडियो दिखे उनके नाम मैं लेने की कोशिश करूँ, ताकि हम सब लोग ये जान सकें। गोपाल सिंह गढ़िया जी दिखिए, बहुत गुनिया जी, अनेक गणिया। अनेक लोग, अनेक लोग। जी जी। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जो इसमें जुड़े। मुझे मेरठ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए अपने कुछ विद्यार्थी भी इसमें दिख गए अचानक, उनका भी धन्यवाद। ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम हिंदी दिवस या किसी भी दिवस पर घर बैठ के थोड़ी देर और नींद लें या कुछ जाग करके और उनको भी जगाएं। तो अगले वर्षों में हम लोग सब मिलकर के और लोगों को जगाने में शामिल रहेंगे, चाहे वो कोई भी दिवस हो जिसके माध्यम से हम अपनी बातें रख सकते हैं। मैं सोचता हूँ कई लोगों ने अपने वीडियो इस बीच खोले हैं, तो एक दो शॉट जरूर इसके ले लिए जाए, ताकि हम अपनी प्रतिभागिता में सब जागृत लोगों के साथ मौजूद थे इसकी बात कह सकें। कोई और अन्य जी प्रश्न जी। हो तो अंतिम प्रश्न के साथ हम लोग खत्म कर सकते हैं। रयाल जी, आपकी तरफ से समापन होना चाहिए, आप कुछ बात करें। सब सादर प्रणाम और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और खासकर जो विश्वविद्यालय से बाहर से जुड़े हुए जो हमारे सहभागी हैं, प्रतिभागी हैं, उनको सादर नमस्कार। और डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी हमारे मित्र जुड़े हुए दिख रहे हैं, और आपका भी बहुत बहुत आभार। सभी प्रश्न मेरे हिसाब से सुनीता की तरफ से किए गए हैं, और जिनके उत्तर आपने बड़े अच्छे ढंग से दिए, और जो हमारे हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उनका हो सकता है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह की जो आयोजन है, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, चाहे वो धरातल पर हो, ये विश्वविद्यालय में निरंतर होने चाहिए। और जब से माननीय कुलपति जी ने विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है, खासकर मैं हिंदी भाषा की बात नहीं करूं, हर चीज को आगे बढ़ाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैं प्रश्न सारे हो गए हैं सर, क्योंकि अंतिम प्रश्न जो मेरे दिमाग में था वो एआई को लेकर था, वो हमारे मित्र शशांक शुक्ल जी ने आपसे कर ही लिया है। तो मुझे लगता नहीं है कोई प्रश्न बचा है। तो आप सभी का धन्यवाद, आभार, और सभी मित्रों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। सोशल मीडिया के जरिए भी मैं देखती हूँ कि मेरठ विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी जुड़े हैं उनका भी हम बहुत आभार व्यक्त करेंगे। अभी तक आप उनके हिस्से में थे, उनको आलोकित कर रहे थे, अब आपकी रोशनी, आपका प्रकाश हमें आलोकित कर रहा है, तो हम उनके प्रति भी आभारी हैं कि वो लगातार आपके साथ बने हैं। तो सर समाप्त करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं, फिर जल्दी मिलते हैं। नमस्कार। जी प्रणाम सर। नमस्कार।